हेलो हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अभिनय आपको अभिनय मैस ऐप पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे, यानी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है? निर्देशांक अक्ष। एक प्लेन के अंदर जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 पर काटती हैं, एक प्लेन के अंदर, प्लेन मतलब सरफेस के अंदर जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 पर काटती हैं तो उसे हम कहते हैं कि निर्देशांक अक्ष होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, जैसा कि देखा जा रहा है हर बार प्री या मेंस में एक सवाल, कई बार दोनों में एक एक सवाल, कई बार दो सवाल भी इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 2 क्लासेस में खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हर तरीके का एक एक सवाल करेंगे, टॉपिक खत्म। ठीक है। तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, क्योंकि कई बार क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको आना जरूरी है, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट, थोड़ा थोड़ा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं मैं बताता हूं आपको। जब दो रेखाएं प्लेन में एक दूसरे को 90 पर काटती हैं तो हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इन्हें हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी निर्देशांक अक्ष। ठीक है, निर्देशांक अक्ष कहते हैं जिसमें से हम इसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसे वाई एक्सिस कहते हैं पॉजिटिव। जब ये इधर की तरफ देखते हैं तो इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर देखते हैं तो नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाता है। ठीक है, तो ये चार पार्ट बनते हैं निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो इस प्लेन को चार भागों में बांटते हैं। इन चारों भागों को कहा जाता है क्वाड्रेंट। क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट्स, चतुर्थांश। चारों भागों को क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। पता नहीं इतनी हिचकियां कैसे आ रही हैं, कौन कम वक्त याद कर रहा है? एक सेकंड पानी पी लूं बैठ के, फिर हिचकियां बंद हो। देखिए, मैंने कहा कि एक प्लेन के अंदर कोऑर्डिनेट एक्सिस उस प्लेन को चार भागों में बांटते हैं। उन चार भागों को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, हम अगर इस पे चलेंगे तो क्या होगा? इस पे चलेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे प्लस होगा। अगर हम इस पे चलेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। प्लस होगा, प्लस। और अगर हम इस पे चलेंगे तो माइनस होगा। अगर इस पे चलेंगे तो प्लस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इस पे चलेंगे तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, आज बच्चों का एक बार थोड़ा रिप्लाई कर देना, जो भी इनकी डाउट है, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब देखिए होगा क्या दोस्त, होगा क्या
कि जब हम यहां से यहां तक चलते हैं, यहां से यहां तक, तो ये जो दूरी होती है जो हम एक्स एक्सिस पे चलते हैं, इसे हम एब्सिसा कहते हैं। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी को हम एब्सिसा कहते हैं और वाई एक्सिस पे चली गई दूरी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कोटि कहते हैं। मान लेते हैं आपने देखा कि पहले क्वाड्रेंट में अगर आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस पे चलते हैं तो भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो नेगेटिव और वाई एक्सिस पे चलते हैं तो पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स एक्सिस पे भी नेगेटिव, वाई एक्सिस पे भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, प्लस और माइनस। ठीक है, दो हाथ ऊपर उठा दीजिए, हिचकी बंद हो जाए। बंद ही नहीं हो रहा कम वक्त। कौन याद कर रहा है इस वक्त? कौन कर रहा होगा, कौन कर रहा होगा, पता नहीं कौन कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आ रही हैं हिचकियां तेरी याद में मुझे, तू जो हो सकता है पांडा याद कर रहा होगा, क्योंकि मैं उससे रात से नहीं मिला हूं, कल रात से उसे नहीं मिला हूं, वही याद कर रहा होगा, मुझे पक्का पता है। तो जैसे कोई पॉइंट होता है P, कोई पॉइंट है P, तो जो एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है, जो पॉइंट P है, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी है, उसे x से, और y एक्सिस पे चली गई दूरी को y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो x होता है यही भुज है या एब्सिसा है, और जो y है ये ऑर्डिनेट है यानी कोटि है। ठीक है, तो मैंने यही कहा कि पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट, इनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, x और y कोऑर्डिनेट, x एंड y कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। पहले क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं भाई, दूसरे में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, चौथे में प्लस माइनस। क्या यहां तक की बात समझ आई है सबको? क्या यहां तक की बात सबको समझ आई है भाई? खाने को है मीठा मीठा, चॉकलेट वो जो रखता हो? कोई बात नहीं, मैंने कहा कि आज की क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर होता है निर्देशांक अक्ष यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है दो रेखाएं जो एक दूसरे को एक प्लेन में 90 पर काटती हैं, उसे कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करते हैं कि चार भागों में इस प्लेन को बांट देते हैं, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेंट क्या है, प्लस प्लस, दोनों चीजें प्लस प्लस है। दूसरा क्वाड्रेंट माइनस है, तीसरा क्वाड्रेंट माइनस माइनस है, चौथा क्वाड्रेंट प्लस माइनस है। ठीक है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइफ में क्या यूज है। यार ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइफ में यूज नहीं आया। जो आज आप लूडो खेलते हो वो कैसे बनी है, चार क्वाड्रेंट कैसे बने हैं? आज आप कैरम खेलते हो, कॉन्सेप्ट क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको? आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, कोई चीज आगे जाती है, स्टॉक मार्केट है, पूरी की पूरी प्लस हो रही है माइनस हो रही है, जो ग्राफ चल रहा है वो पूरा का पूरा ग्राफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे है। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप आज कोई बिजनेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि सैटरडे संडे हमारे यहाँ ज्यादा लोग आते हैं, तो हमारे यहाँ फुटफॉल ज्यादा है, मॉल में दुकान खोलोगे, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ग्राफ बना के तैयार करता है। ये जो बक रहा है लड़का, इसे पीट डालूंगा, इसकी गांठें तोड़ कर मैं। देखो मुझे जब हिचकी आना शुरू होती है तो कुछ
कुछ नहीं हो सकता, वो आएंगे ही। एक बार तो मुझे 48 घंटे तक हिचकी आ गई थी, ऑपरेशन करने की नौबत आ गई थी, बट बहुत मुश्किल से बंद हुई थी। तो शायद वही दौर है, मुझे लग रहा है अपने आप बंद होंगे, नहीं तो फिर दवाई लेनी पड़ेगी। एक दवाई आती है हिचकी की, वो लेनी पड़ेगी। मुझे जो भी याद करता है वो डूब कर याद करता है, टूट कर याद करता है। पहले बताओ, इतना समझ के मैंने बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैंने बताया एक्सिस क्या है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये चार पार्ट क्या है क्वाड्रेंट। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, क्यों होता है ये भी बता दिया। अभी जहां पे काटेंगे वो ना तो एक्स एक्सिस की दूरी है और ना वाई एक्सिस की है, तो जहां पे काटते हैं वो जीरो जीरो होगा पॉइंट। तो पॉइंट क्या होगा, जीरो जीरो। इसे क्या कहते हैं मित्र, ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ओरिजिन, मूल बिंदु कहते हैं। अब तो सिर्फ डॉक्टर साहब याद कर रहे होंगे, आहा, डॉक्टर साहब याद कर रहे होंगे। चेक कर लेता हूँ कोई मेल वेल तो ना पड़ा हो, बहुत दिन से मेल देखे भी नहीं। अरे राम, दिख तो नहीं रहा भाई कोई मेल से। बढ़े आगे। एक छोटा सा सवाल बताना है आपको, पहला एक छोटा सा सवाल बताना है आपको। देखो भाई, पहला भी माइनस, दूसरा भी माइनस, और माइनस माइनस किस में होता है भाई, ये तो प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस है, और दोनों माइनस किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यही आंसर है, सी। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, एसएससी सीजीएल मेन 2014 में आया था भाई। एलिगेशन समझ नहीं आया सर जी, क्या करूं प्लीज बताइए। देखो एलिगेशन, टेंशन मतलब पारस भाई हर टॉपिक में आएगा, जब भी आप जो टॉपिक पढ़ोगे ना एलिगेशन आएगा, आप भूल जाओ, नहीं तो अभी दोबारा भी पढ़ने का मौका मिलेगा। अभी आप सवाल देखेंगे, बिंदु के की पावर आर 2k-1 का कोटि और भुज बराबर है। तो देखिए इसके कोटि क्या है, 2k-1, और इसका भुज क्या है, के की घात आर। तो के का मान बताओ क्या होगा। देखिए अब के की घात आर मतलब कि आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी, तो मैं कौन सा ऑप्शन है, अगर मैं के 0 डालूं तो सेटिस्फाई होगा नहीं, अगर मैंने के 1 डाला तो दो में से एक गया, एक और 1 की पावर आर, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, यही उत्तर है, जहां पे आर पे डिपेंड नहीं कर रहा। अजीत राजवर जी, आपको आ रहा है समझ। आज कोई गैस करो कि आज मेरा स्टॉक मार्केट में क्या रहा होगा पूरे दिन का प्रॉफिट, गैस करो। जबकि मैं एक बहुत ही नया ट्रेडर हूं, पहले मेरी एक टीम थी, आजकल टीम की छुट्टी हो चुकी है और टीम बदली जा चुकी है, नई टीम काम कर रही है, पहले वाली ने बहुत घपले किए, बहुत घपले किए पहली वाली ने। कुछ भी बोलेंगे, सीआर में हलवा है, सीआर में 3.3L।
आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल था, ऑप्शन से हम निकल गए सवाल की तरफ। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ 0.6 -7? लेकिन तुम कभी मत खेलना, मैं बता रहा हूं। बस एक ही चीज बताऊंगा कि पता है, वो कहते हैं ना कि जिसकी छत पे गेहूं सूख रहा है उसी को उधार मिलता है। तो जिसके पास पैसा है ना वही पैसा बना पाता है। मैंने खुद फील की ये चीज। मैं देखता हूँ कि यार स्टॉक मार्केट में हर कोई क्यों नहीं पैसा बना पाता। लोग नहीं बना पाते, मुझे मालूम है क्यों नहीं बना पाएंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि लोगों की एक लिमिट है कि वो इससे ऊपर नहीं लगा सकते। मैंने सोचा कि मैं क्यों बनाता हूं, मैं हर दिन बनाता हूं, हमेशा बनाता हूं, क्यों? उसकी वजह बताता हूं आपको। मान लेते हैं कि मैंने कोई स्टॉक ऊपर खरीद लिया, 500 का खरीद लिया, गलती से खरीद लिया, और अचानक से मार्केट नीचे चली गई 100 पे। कितना बड़ा लॉस होगा। मैं क्या करूंगा, जितना मैंने 500 पे खरीदा था और उसका 20 गुना 100 पे खरीद लूंगा, तो वो एवरेज इक्वल आ जाता है, तो बीच में तो जाएगी मार्केट, तो प्रॉफिट होगा ही होगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। देखो देखो, अब कोटि पूछ रहा है तो पहले वाले को हम क्या कहते हैं? भुज। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं? कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगी? -7 हो जाएगी। मैं वही कह रहा हूं, मैं यहां भी मैथ लगा के खेलता हूं। अब आप सोचो, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप लोग प्लीज मत पड़ना चक्कर में। क्यों? क्योंकि वही बंदा पैसा बना सकता है यहाँ पे जिसके पास खुद अच्छा पैसा है। आप सोचो, आप जैसे कोई भी स्टॉक लोगे, मान लेते हैं 1000 का लोगे आप, ठीक है। अब आपकी कितनी लिमिट है? मैं तो कहता हूं आपकी 1 लाख भी, एक अच्छे आदमी की लिमिट 1 लाख है। वो बेचारा कितने लेगा? 100 ले लेगा, 100 लेगा। अब वो 100 पे सोचता है यार ये 1200 हो जाए तो मुझे कम से कम 200 के हिसाब से 2000 का फायदा हो जाए, 20,000 का हो जाए। मैं नहीं सोचता। मैं क्या करूंगा, मैं आपको अपना बताऊंगा मैं क्या करूंगा। मैं तो सीधे स्टॉक ही 1800 लूंगा, 1800, और 1000 पे ही लिए मैंने, मान लेते, या 18,000 भी ले रहा हूं आजकल। 18,000 लूंगा और 1000 पे लिए, ठीक है। और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं मैं 1020 पे निकाल दूंगा। अब आप देखो, 18,000 गुणा 20 कितना हो गया भाई? 18 दूनी 36, और 36 पे 4 जीरो। अब आप समझ गए, 3,60,000। और आप भी जानते हो कि कोई भी मार्केट 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे तो होती है। एक पॉइंट होता है कि 9 बजे की अगर हम बात करें तो उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है। तो आप बिल्कुल भी मत पड़ना, ना ही ड्रीम 11 में, ना ही स्टॉक मार्केट में। मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो मेरे घर पे आ जाते हैं नीचे एड्रेस ढूंढ के, और रोते हैं कि उन्होंने अपनी मम्मी के गहने गिरवी रख दिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 89% लोग लॉस में, 89%, सिर्फ 11% लोगों को फायदा है। और अगर टॉप ट्रेडर्स को निकाल दें तो जो बचे हुए लोग हैं उनको फायदा सिर्फ 3400 रुपए का है, और जो लॉस है ऑन एन एवरेज से भी कहता है कि 1.5 लाख लोगों का है। तो भूल कर भी इधर मत देखना, जब तक कि तुम्हारे पास अकाउंट में 1 या 2 करोड़ रुपए ना हो तब तक कभी मत खेलना। क्योंकि पैसा उसी का बनेगा जिस पे खुद पैसा है। जो पैसा बनाने के लिए खेलेगा उसका किसी का पैसा नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना जीवन में, क्योंकि बच्चे भटक रहे हैं इसीलिए मैंने बताया। अच्छा, एक चीज अब जानेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या होते हैं। मैं अलग से समझाता हूं, या यहीं पे समझ लो। पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट कहने का मतलब बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक, बिंदु का ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक है। जब निर्देशांक को मूल बिंदु और कोण से दूरी के रूप में लिखा जाता है तो इसे ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं। जैसे ध्यान से समझना, मान लेते हैं एक बिंदु P है और ये x, y है। एक बिंदु P है और ये x, y है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ये भी समझो। ये बहुत लोगों को ये वाली बात नहीं पता, मैं पीछे ही बता रहा हूं। जैसे कोई बिंदु P है, x, y,
इस बात का मतलब क्या है, बता सकते हैं इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि इस ये जो दूरी इसने एक्स एक्सिस पे चली है वो एक्स है, और जो इसने वाई एक्सिस पे चली है वो वाई है। ये भी बात समझना जरूरी है। अगर मैं इस बिंदु P की ये कहूं, अगर मैं ये कहूं P की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, एक्स एक्सिस से दूरी, तो आप बोलेंगे जी P की एक्स एक्सिस से दूरी y होगी। P की एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, y। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, इस दूरी की ये भी x है, यानी P की y एक्सिस से दूरी क्या होगी, सवाल पूछा जाता है। तब जवाब क्या होगा, x। ये वाली बात भी लिख लो, ये वाली बात भी लिख लो दोस्त, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये समझा रहा था कि ये दूरी y है, ये दूरी x है। अगर हम ये ओरिजिन से जो इसकी दूरी है इस रूप में r में, ये जो r है और ये जो थीटा एंगल बन रहा है, किसी बिंदु को इसमें लिख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट बन जाएगा। आप मुझे बताइए पाइथागोरस लगा के r क्या होगा, r होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। x क्या होगा, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट होगा x, ठीक है। दूसरी एक और चीज समझना ध्यान से, एक और चीज समझना ध्यान से, r तो ये हो गया। अगर मैं किसी बिंदु की, किसी बिंदु P की ओरिजिन से दूरी पूछूं आपसे, ओरिजिन से दूरी, तो भी आप कह सकते हो अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, याद रख सकते हो कि किसी बिंदु P की ओरिजिन से दूरी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होती है, ठीक। अब अगर ये थीटा की बात करें तो हल्की सी अब फिर यहां ट्रिग्नोमेट्री आ गई कि अगर हम साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा आ जाएगा y बटे आर। कॉस थीटा निकालेंगे, होता है कॉस थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस। अगर मैं x पूछूं यहां से तो r cos थीटा, y पूछूं तो r sin थीटा। टेन थीटा कैसे निकलेगा भाई, तो आप कहेंगे y बटे x कर दो तो टेन थीटा निकल आएगा। तो जो पोलर कोऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ x, y क्या होंगे, वो होंगे r cos थीटा और r sin थीटा। इस बात को नोट कर लो, फिर इस पे एक सवाल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको। बहुत हिचकी आ रही है यार, बंद ही नहीं हो रही। जीवन में इतनी हिचकियां आती ही क्यों हैं। बताएं उत्तर क्या होगा।
देखो, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ √3, 1। जैसे कि ये √3, 1 है, तो मैं ये कहूंगा कि जी √3, 1 के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे r cos थीटा, r sin थीटा। आप कहोगे जी मुझे थीटा और r दोनों चाहिए, तो मैंने निकालना सिखाया। मैंने कहा r होगा अंडर रूट के अंदर, ये मान लेते हैं x, y है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कितना होगा अंडर रूट में 3 + 1, 4 का मतलब 2, आर 2 हो जाएगा। आर 2 होगा तो मुझे थीटा निकालना है, तो मैंने कहा था टेन थीटा क्या होता है, वाई बटे एक्स, यानी 1/√3। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा थीटा। और थीटा अगर 30 डिग्री होगा तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 2 cos 30 इंटू 2 sin 30। मैं ये बोल रहा हूँ प्रीति कि लोग कहीं भी वीडियो बना लेते हैं, आजकल इतना डर हो गया है कि आप कहीं भी कुछ भी बोल रहे हैं। टीचर की अपनी अलग लाइफ भी होती है, वो हंसी मजाक करता है। खैर मैं ऐसी कोई खराब हंसी मजाक भी नहीं करता हूँ, गाली गलौच भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कोई भी हमारी वीडियो बना के कहीं भी चला दे रहा है। ये तो वाकई में गलत है कि लोग आजकल छाती पे कैमरा चिपका के घूम रहे हैं, ये नाइंसाफी है। खैर कोई बात नहीं, देखिए आप ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ ये पॉइंट कि जब आप किसी बिंदु की बात करते हैं, लाइक कि ये बिंदु है x1, y1 है, ये पॉइंट जो है वो x1, y1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये दूरी x1 है बेटा और ये दूरी y1 है, मानते हैं? ठीक है। अब अगर ये पॉइंट x2, y2 है, ये पॉइंट x2, y2 है, तो मैं कहूंगा कि ये दूरी x2 है और ये दूरी y2 है या नहीं? अब मैं आपसे एक दूरी पूछना चाह रहा हूं और वो है ये आप कहेंगे ये आ जाएगी x2 माइनस x1 और ये आ जाएगी y2 माइनस y1, ये आ जाएगी। अब अगर हम पाइथागोरस लगा दें तो ए बी क्या होगा, √y2 माइनस y1 का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकालना है तो ये उस चीज का फॉर्मूला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिंदु P 3,4 की x एक्सिस से दूरी क्या होगी ये बताना है।
देखें P3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, P3,4 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने समझाया भी था कि 3,4 है तो x अक्ष से दूरी निकालनी है, ये x अक्ष है, तो ये जो दूरी है 4, ये इसकी x अक्ष से दूरी है, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2011, बहुत पुराना है। देखिए कोई भी दो रेखाएं, जैसे ये इन्होंने रेखा दे दी कि y अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी है। कोई भी रेखा y बिंदु पे मिलेगी, इस चीज को लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको कि जैसे ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे क्या होगा, आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी आप मूव कर लें, y तो कुछ नहीं होगा, यानी x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0। ऐसे y एक्सिस पे बात करूं, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, ये लिख लो। आप ऐसे भी लिख लेना कि पूरी लाइन पे कहीं भी कुछ हो x कॉमा 0 बनेगा, इस लाइन पे कुछ भी हो तो 0 कॉमा y बनेगा, क्योंकि पहला वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आ गई सबको समझ? ठीक है, देखिए अब ये कह रहा है कि ये दोनों बिंदु y एक्सिस को जहां पर काटते हैं, तो अब देखो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस पे काट रही है, ये y एक्सिस पे, तो आपको पता है कि भैया y एक्सिस पे x 0 होगा, x तो 0 है, तो उस केस में y कितना आ जाएगा, यहां से बता सकता है कोई? y आ जाएगा 3/2, y 3/2 आ जाएगा। y 3/2 आने का मतलब क्या, पॉइंट क्या हो गया जहां पे y एक्सिस पे काट रहा है, तो आप कहेंगे पॉइंट हो गया 0 और 3/2, क्योंकि y ऑर्डिनेट होगा केवल, एब्सिसा तो होगा ही नहीं, 0 होता है। आप ये भी लिख सकते हो कि y एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, ऑर्डिनेट, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा भी लिख सकते हो बेटा, बात एक है। ठीक है, पॉइंट बराबर 0,3/2। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। 3x माइनस 2y बराबर 1, जैसे 3x माइनस 2y बराबर 1, y अक्ष को दो बिंदुओं पर मिलते हैं जिनके बीच की दूरी, तो अब ये y एक्सिस पे कहां मिलेगा, तो फिर से वही वाली बात आ गई, x 0 करूंगा तो y कितना आ गया, -1/2। अब देखिए आप चाहो तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि पॉइंट आ गया आपके पास, पॉइंट आ गया आपके पास कितना, 0, -1/2, या तो फॉर्मूला लगा लो, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि एक तो ये है पॉइंट 0,3/2, यानी ये दूरी 3/2 है, एक माइनस में है तो वो यहाँ होगा, ये 1/2 होगी, 0, -1/2, तो इन दोनों के बीच की दूरी 3/2, 1/2 कितनी आ रही है भाई, 2। आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, नॉर्मली भी निकाल सकते हो। बोलो किसी को डाउट है, बहुत बेसिक से बताया मैंने, बताओ अगर कोई डाउट है तो। ये सवाल बताना है फटाफट, 2 सेकंड के अंदर आंसर आ जाए।
दो बिंदुओं ए 9,7 और बी 3,2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, डिस्टेंस क्या होगी? अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, 7 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 7 माइनस 2 पचम 25, 9 माइनस 3 छिचंग 36, कितना आ गया 61 अंडर रूट के 61 अंडर रूट के अंदर सही उत्तर है। बोलो भाई, डाउट है किसी को तो बता दो, बोलो बोलो, नहीं है? जल्दी से उत्तर बताएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। यदि बिंदुओं 8,a और 4,3 के बीच की दूरी दे रखी है तो देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। कैसे? 8 माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट भी हटा के स्क्वायर कर रहा हूं, a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, 8 माइनस 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस a माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। a माइनस 3 का स्क्वायर कहने का मतलब है 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाओगे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो अब a माइनस 3 9 आना चाहिए। 9 तब आ सकता है जब अंदर या तो 3 बचे या माइनस 3 बचे। तो हम ऐसे केसेस में या तो खुद से देख लें कि 3 कब बचेगा, जब a 6 हो, माइनस 3 कब बचेगा, जब a 0 हो। तो 6 और 0 दोनों हो जाएंगे, या फिर इसको प्लस माइनस 3 कर लीजिए। प्लस माइनस 3 का मतलब क्या है? a बराबर 6 या a बराबर 0, बोथ a एंड b। यही उत्तर है, यही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या लिखना है? सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला? बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि जैसे एक देखे, दो तरीके से विभाजन होता है। एक लोग घर के अंदर रह के विभाजन कर देते हैं, जैसे विभीषण ने लंका में रहते हुए लंका का विभाजन कर दिया, विभीषण ने, सोचो। जबकि अर्जुन ने क्या किया? घर के बाहर रह के विभाजन कर दिया, मलाइका और अरवाज का, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं इसको। मैं आज सोच रहा था कि अगर रामायण से प्रश्न आने लगे तो कितना आसान होगा कि जीएस में फिक्स है कि जी 5 सवाल रामायण से आएंगे। कितने सिंपल है। पहला सवाल, भगवान श्री राम को कितने वर्ष के लिए वनवास हुआ था? 14 वर्ष। झट से मार रहा लड़का। पहले स्टार्टिंग में तो ऐसे ही आएंगे। रावण जब मां सीता को उठाकर ले जा रहा था तो रास्ते में किस पक्षी ने रावण पे वार किया था? गरुड़। सोचो कितना मजा आएगा यार। अलग 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 लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं महाभारत में या रामायण पे, मजा ही आ जाएगा। मतलब ये जीएस हटा के मुझे लगता है वही कर देना चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों ने देखी है पूरी की पूरी। भगवान दशरथ की मृत्यु अपने कौन से पुत्र के मोह में हुई थी? बता देगा कोई भी? तो आपने देख ही लिया। तो मैंने कहा कि ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है कि एक बिंदु था ए x1 y1, एक बिंदु था बी x2 y2, एक बिंदु पी था विभीषण जैसा x, y, जो इसको m और n अनुपात में बांट रहा है। कहने का मतलब है कि पी ए और पीबी का जो अनुपात है वो m बटे n है। पी ए और पीबी का जो अनुपात है वो m बटे n है। ठीक है, अगर ये m बटे n है तो पी एक्स कोमा वाई है, पी एक्स कोमा वाई है। तो P निकलेगा कैसे? देखो कैसे निकालते हैं, m की गुणा x2 से, n की गुणा x1 से। ठीक है, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n,
my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर m बराबर हो जाएगा n के, देन p इज मिड पॉइंट, तो p मिड पॉइंट आ जाएगा। और m और n को बराबर करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि p ट्वाइस x कॉमा ट्वाइस y बराबर होगा x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2। जब भी हमें मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट देगा उसको डबल करेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे। देख लीजिए, ये फॉर्मूला याद हुआ है नहीं, पहले बताइए, जल्दी बताइए, फॉर्मूला याद हुआ है नहीं? क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही एक्सटर्नल डिवीजन होता है, बाहरी विभाजन होता है। बाहरी विभाजन क्या है, पी ए बटे पी बी बराबर एम बटे एन, पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटे एम माइनस एन, एम वाई टू। इसमें केवल माइनस हो जाता है, पंगा क्या है कि इसमें जो विभाजन करने वाला बंदा है वो बाहर बैठा है, ये ए और ये बी। ए क्या है, एक्स वन कॉमा वाई वन, बी क्या है, एक्स टू कॉमा वाई टू, और पी बाहर बैठा है। लेकिन अभी भी पी की ए से दूरी, पी की बी से दूरी का अनुपात एम बटे एन है, तो अनुपात पी एक्स कॉमा वाई क्या आ जाते हैं, एम की गुणा एक्स टू से और एन की एक्स वन से घटा के यहाँ पे बस माइनस साइन आ जाता है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। क्या ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए तो मैं इस पे सवाल पूछूंगा? अगर ये दोनों फॉर्मूले आपको याद हो गए तो इस पे सवाल पूछूंगा, जल्दी बताएं, जल्दी बोलें। जैसे दोस्त तुम्हारी वाली के बीच आ जाता है विभाजन के लिए, आकाश एक्चुअली आपके ही ऐसे दोस्त होंगे जो विभाजन करवा रहे होंगे आपका। मुझे लगता नहीं जनरली दोस्त ऐसे होते हैं किसी के, या फिर आप वैसे होगे जो अपने दोस्तों का विभाजन करवाते होगे। समझ गया, मैं आपका नेचर समझ गया। ये सवाल देख लीजिए। देखो, ऐसे सवाल में क्या होता है, जब हमें पता नहीं होता कि बाहरी विभाजन है या अंत है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हमें तो पता नहीं, तो हम अपनी मर्जी से इंटरनल मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से इंटरनल मान लेते हैं। ठीक है, इंटरनल मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि 2 माइनस 3 है, ये 5 6 है, और बीच में एक बिंदु P है, x y, जो इसको m अनुपात n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि कैसे निकलेगा m अनुपात n। अब इन्होंने p भी दे रखा है, इन्होंने p क्या दे रखा है, x अक्ष है p, ये जो है x अक्ष है। तो आप मुझे बता सकते हैं x अक्ष पे कोई कोऑर्डिनेट आपको पता होता है तो आप कहेंगे हाँ जी, अगर ये x अक्ष है तो x अक्ष पे क्या होता है, y जीरो होता है। मैं इसको x, 0 लिख सकता हूँ। अब मुझे पहला वाला नहीं पता लेकिन दूसरा पता है, तो मैं दूसरा निकाल रहा हूँ। कोऑर्डिनेट 0 कैसे निकलेगा, m की गुणा 6 से 6m प्लस n की गुणा -3 से -3n बटे m प्लस n। तो यहां से क्या आ जाएगा, 6m बराबर 3n। तो यहां से m बटा n कितना आ गया, 1/2। अब देखो, मैंने इंटरनली माना था और 1/2 उत्तर आ गया, तो उत्तर यही हो गया, 1/2 इंटरनली। अगर उत्तर नेगेटिव होता, अगर ये माइनस में होता,
तब हम कहते हैं कि फॉर्मूला उल्टा लग गया है, आंसर एक्सटर्नली हो। अगर ये m/n नेगेटिव आ जाता तब मैं कहता कि उत्तर उल्टा होगा, एक्सटर्नल डिवीजन होगा। बोलो भाई। अब सेम सवाल है, वाई एक्सिस वाला खुद से करेंगे, कोई मुश्किल होगा तो मैं बताऊंगा। ये मध्य बिंदु वाला कर लीजिए, कैसे जल्दी करेंगे ये भी देख लीजिए। मध्य बिंदु का भी तो फॉर्मूला लिखाया ही है मैंने आपको। सर प्लीज हेल्प कर दीजिए मेरा। यार जो भी बच्चा हेल्प के लिए बोल रहा है उसकी हेल्प क्यों नहीं हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है हेल्प में? हैं? गांठें टूट जाएंगी टीम की, और कुछ नहीं है। ए और बी और पी। बिंदु पी का निर्देशांक 2,1 है और ए के निर्देशांक 11,5 है। बी के निर्देशांक बताने क्या होंगे? तो मैंने भी आपको क्या बताया था कि जब ऐसा सवाल आए आप इसका डबल कर दो। आप डबल करोगे तो क्या होगा, ये 4 और 2 आ जाएगा। मैंने कहा था डबल करके इसका और इसका सम ये होना चाहिए। तो अगर ये 11 है और ये 4 है तो ये -7 होगा। तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 है और 2 आना चाहिए तो -3 आ जाएगा। -7 का माइनस। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपको लगता है कि फॉर्मूला लगाना है तो। समझ नहीं आया जीरो कैसे करा? यार पीछे लिखाया था कि एक्स एक्सिस का एक कोऑर्डिनेट, जैसे एक्स एक्सिस है तो इस पे जहां भी कोऑर्डिनेट होगा वो पहले वाला जीरो ही होगा, बाद वाला। और वाई एक्सिस है तो ये जीरो होगा। ये पढ़ाया नहीं अभी आपको? एक बच्चा कह रहा है कैसे आया फॉर्मूला, ये समझा सकते हैं? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये जानने की कि फॉर्मूला कैसे आया। मैं ये मानता हूं। आगे बढ़ो पीछे हटो, टरा टर टरा ये सवाल देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट बिंदु ही दिया है। एक सवाल ऐसा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हमारे लिए भी मजा आ जाएगा दोस्तों। अमित भाई उसका बहुत लंबा प्रूफ है इसलिए नहीं बता रहा हूं, वैसे बता देता हूं सबका। देखिए अब बिंदु टी की बात कर रहे हैं, टी टी बीच में 3,0, तो एस कितना होगा? अब देखो कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लो, या तो 3 को पकड़ लो या 0 को। मैंने 0 पकड़ लिया। 0 बराबर m से गुणा करूंगा, y है तो 4m -2n बटे m प्लस n। तो यहां से m/n कितना आ जाएगा? 1/2। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखेंगे। 2 सवाल होमवर्क में दे रहा हूं, RW दोनों कर लीजिएगा खुद से। इसके बाद जानेंगे स्लोप क्या होती है। स्लोप एक बहुत तगड़ी चीज है। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप। बड़े ध्यान से समझना, डेफिनेशन लिखी हुई है। मैं इस पूरी चीज को एक्सप्लेन करता हूं कैसे। मैंने क्या कहा कि अगर कोई रेखा, मैंने कहा अगर कोई रेखा, ये एक रेखा है, तो ये रेखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो कोण बनाती है, जैसे ये कोण बना रही है, ये थीटा कोण बना रही है, तो मैं कहूंगा कि इसकी स्लोप m बराबर tan थीटा होगा। स्लोप m क्या होगा? tan थीटा होगा। मैंने बस इतनी सी बात बताई। अरे राजू क्या हाल है बच्चे? रख दे। राजू आ गया दोस्तों बहुत सालों बाद। ठीक है दोस्तों, समझ आ जाएगी, सबको आ जाएगी। सर आपको डांट पड़ी है बचपन में हंसी मजाक के लिए? बहुत पड़ी है भाई। मैं गाना गाता था तो मेरे ताऊ जी बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते थे, कहते थे इसको ढोल और बैंड में भर्ती करा दो। अंकित के पापा, मैं बहुत गाने गाता था। जैसे स्टूडियो पे बैठ गया था, 3-4 लड़के बिठा लेता था आसपास और गाने गाता था। अब देखना एक चीज, इसी चीज को बहुत ध्यान से समझना कि जैसे आपने जब पॉइंट की बात की थी, हमने 2 पॉइंट यहाँ पे लिखे थे, एक x2, y2 और एक x1, y1, ऐसे लिखे थे पॉइंट। अब देखिए रेखा तो एक ही एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। जैसे मैं इसको पीछे बना दूं तो वो यही कोण बनाएगी थीटा। अब आपने देखा कि यार अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आपको पता है ये दूरी x2 माइनस x1 होती है, ये दूरी y2 माइनस y1 होती है। बोलो, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि tan थीटा कितने के बराबर आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा जी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। tan थीटा क्या आएगा जी? y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। तो ये स्लोप निकालने का तरीका है। अगर हमें किसी रेखा के 2 बिंदु दे रखे हैं तो उसकी स्लोप कैसे निकलेगी? ऐसे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब एक और चीज समझनी है यहाँ पे, पहले इतना बताइए, इतना समझिए या नहीं? स्लोप निकालने का एक तो ये फॉर्मूला, अगर थीटा नहीं पता तो केवल बिंदु पता है रेखा के, और फिर कोई पूछ ले स्लोप क्या होगी। ये बात समझ में आई या नहीं? गुरुजी ये स्लोप का कुछ रियल एग्जांपल दीजिए। अरे वाह, आप देखते होगे। अब आप किसी भी चीज के ग्राफ को ले लो, जब आप की वाइफ प्रेग्नेंट होगी तो बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो कुछ इस तरीके से ग्राफ दिखाता है, ऐसे सीधी भी रेखा होती है, कुछ ऐसे होता है। या फिर आप स्टॉक मार्केट अचानक से ऊपर उठ गई, अचानक से ऊपर उठ गई 0 से
स्टॉक उठा और सीधे 600 ऐसे चली जाएगी। तो ये बताता है कि ग्राफ स्लोप क्या है, इस पॉइंट से और कितना ऊपर उठेगी वो इस स्लोप से ही पता लगा पाएंगे, वो हमें स्लोप से ही पता लगा पाएंगे ग्राफ क्या है। अब देखना इसमें दो बातें और लिखी हैं, मैं उन्हें और समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें हैं, जैसे अब आपने देखा अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसकी स्लोप m1 है वो भी tan थीटा होगी, और इसकी स्लोप m2 है वो भी tan थीटा होगी, क्योंकि एंगल बराबर है। इसीलिए कहा जाता है कि टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। इसीलिए कहा जाता है अगर दो रेखाएं पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है। इसके बाद समझना, परपेंडिकुलर वाली बात समझना, वो कहाँ समझोगे, वो यहीं पे समझ लेना भाई। जैसे कि मान लेते हैं मैंने एक रेखा खींची जो इसके परपेंडिकुलर है, ऐसे 90 डिग्री बना रही है, तो टोटल कोण कितना बनाएगी, 90 प्लस थीटा। तो अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं m2 क्या आ जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा। बात क्लियर है कि नहीं, माइनस कॉट थीटा। अब इसकी स्लोप की बात करूं तो m1 कितनी थी, tan थीटा। जब आप इन दोनों को गुणा कर रहे हो m1 और m2 को, तो -1 आएगा, cot थीटा से tan थीटा कट जाएगा। तो ये लिखा हुआ है कि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 m2 -1 होगा। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी स्लोप बराबर होती है, अगर परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है। पूरी चीज को अच्छी तरीके से नोट करके कॉपी कर लो भाई। अब अगला जो हम पॉइंट समझने जा रहे हैं वो समझने जा रहे हैं रेखा की, रेखा क्या होती है, ठीक है। मैं अब समझाऊंगा आपको रेखा क्या है, रेखा का समीकरण क्या है, इतनी सी बात समझेंगे, ठीक है। देखिए समीकरण ये होता है, जैसे अभी एक बिंदु है 1,3, एक बिंदु है 2,2,
एक बिंदु है 0,4। तो इन दोनों से एक निष्कर्ष ऐसा निकलता नहीं दिख रहा कि दोनों का सम, हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई बराबर 4 है। यहां भी x प्लस वाई 4, यहां भी x प्लस वाई 4। यानी एक रेखा पे बिंदु तो बहुत सारे होते हैं, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, ये भी बिंदु, बहुत सारे। ऐसा अगर हम कोई x और y में रिश्ता निकाल दें जो इसको सेटिस्फाई करे, मान लेते हैं 6, तो ये इसकी इक्वेशन कहलाती है। एक ऐसा रिश्ता जिसके ऊपर ये बिंदु भी है, जिसके ऊपर ये बिंदु भी है, और जिसके ऊपर ये बिंदु भी। एक ऐसा रिश्ता जिसपे दोनों बिंदु हैं। बात की गहराई समझ रहे हैं कि नहीं, पहले मुझे बताओ। बात की गहराई समझ रहे हो कि नहीं, ये बता दो बस मुझे। अब आप समझना ये कैसे निकाला। जैसे एक रेखा थी, ये एक रेखा ये थी, x1, y1 से गुजर रही थी, x2, y2 से गुजर रही थी। अब बंदा चाहता है कि मुझे तुम एक ऐसा रिश्ता बता दो जो इस बिंदु या जो इस रेखा पे बिंदु है वो सारे इसको सेटिस्फाई करें। तो मैंने कहा कि मैं एक जर्नल पॉइंट पी एक्स y लेता हूं। अब मुझे इस रेखा की स्लोप तो निकालनी आती है, कैसे, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब मैं इतनी सी रेखा की स्लोप और निकाल देता हूं। आप बताओ मुझे, एक रेखा इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो वो थीटा ही कोण बनाएगी। यानी एक रेखा को लंबी चौड़ी कर देने से उसकी स्लोप चेंज नहीं होती, स्लोप सेम रहती है। और तुम्हारे चक्कर में मेरी चाय और पोहा भी ठंडा हो गया, कोई बात नहीं, भूल गया मैं। देखो भाई, ठीक है। तो अब मैं अगर इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकाल दूं, इन दोनों बिंदुओं से स्लोप निकाल दूं तो क्या होगा, y माइनस y1, या इन दोनों से निकाल देता हूं, y माइनस y1 बटे x माइनस x1, ये दोनों ही स्लोप के बराबर होंगी। तो इक्वेशन क्या आ गई, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, x माइनस x1। बात खत्म, खेल खत्म। सर क्या हम लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत है? अरे क्यों नहीं है प्रैक्टिस की जरूरत, अच्छे अच्छे को होती है। मतलब प्रैक्टिस बैच की नहीं है, प्रैक्टिस करो, बैच का ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद से करो प्रैक्टिस। और पीडीएफ देता हूं, इतना समझ गए भाई। अब एक सवाल, एक नहीं 4-5 सवाल करो। दोनों एक साथ कर लो 4-5 सवाल। मैं भी चाय पोहा हल्का हल्का खा लेता हूँ, आजकल चक्कर आने लगते हैं थोड़ी सी देर में, भूख के मारे। बहुत कमजोर हो गया हूँ यार आजकल, किसी को रखना पड़ेगा सेवा के लिए। देखें, बहुत छोटा सा सवाल था। स्लोप क्या हुई, 9 माइनस 8, 6 माइनस 2, 1/4। 1/4 का मतलब 0.25, 0.25। आकाश कह रहे हैं सर मुझे रख लो, बहुत अच्छी मसाज करता हूँ, खाना भी बना दूंगा। वो भी सर यही कहती थी कि तू कुछ अच्छा करे ना करे, मसाज बहुत अच्छी करता है। ओ मैया, क्या क्या लिख रहा है ये आकाश दौंदयाल। अब मुझे चक्कर आ रहे हैं इसकी बातों से, मुझे इसकी बातों से चक्कर आ रहे हैं।
देखो बिंदुओं 3,2 6,8 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताओ। तो कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन कितना है? 2 बराबर y माइनस वाई वन बराबर y2 माइनस वाई वन यानी कि 8 माइनस 2 बटे 6 माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, यही होगा। 6 में से 3 जाएगा 3 और ऊपर 6 बचेगा, तो y माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2x माइनस वाई बराबर 3 दूनी 6 4 बचेगा। 2x माइनस वाई बराबर 4, ये उत्तर है। किसी को डाउट है तो बता दो। ये सवाल देखिए, लगातार मेंस में आए हुए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, लगातार मेंस में आए हुए छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूँ। जल्दी जल्दी उत्तर बताएंगे, जो बच्चा उत्तर बताएगा उसको 10 रुपए मिलेंगे। देखो ये सवाल ना कई बार आता है, आप में से बहुत से लोगों ने करा होगा। जैसे आपने ने क्या कहा कि ये इस पे काटते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है? एक रेखा ये और एक रेखा ये। काटने का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों के ऊपर है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं उसको। तो वो बिंदु क्या होता है? जैसे कई बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में कि 3x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस वाई बराबर 5 है। तो आपने क्या किया? दोनों ही 5 है क्या? अरे बड़ा बदतमीज है, जोड़ दिया तो x कितना आ रहा है? 5x बराबर 10, x आ गया 2, 2 दूनी 4, y कितना आ रहा है? माइनस 1 आ रहा है। अब बच्चा क्या करता है कि ये 2 कॉमा माइनस 1 पे काट रहे हैं, इसको अल्फा कॉमा बीटा के बराबर रख लेते हैं। और फिर सवाल में पूछा है 3 अल्फा प्लस बीटा, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 उत्तर आ गया। मैक्सिमम लोगों ने ऐसे किया होगा, लेकिन आप गधे हो। कई बार इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जब सवाल में खुद ही कह रहा है कि ये अल्फा कॉमा बीटा पे काटते हैं,
तो अल्फा बीटा तो इस पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ ही है एक तरीके से कि 3 अल्फा प्लस बीटा 5 है। आपको तो ये इक्वेशन भी नहीं देखनी और सीधे उत्तर लगा देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोऑर्डिनेट क्या है, सेटिस्फाई हो रहा है। जब कोई ये कह दे कि अल्फा कोमा बीटा, लिख लो इस बात को भी, इज ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इट मीन्स कि आप इसको पुट कर सकते हो ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बराबर 0। ए अल्फा जल्दी उत्तर बताएंगे। देखो, ऐसे सवाल में भी अलग से करने की जरूरत कर देते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 13 नहीं, 3 दूनी 6 नहीं, माइनस माइनस नहीं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, डी इज द करेक्ट आंसर। जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो भैया। आप कैसे, इस इक्वेशन को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y और 24, उसको 3 से, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 3 पंजे 15, दोनों को जोड़ दिया, 13x बराबर 39। x कितना होगा? 3। x अगर 3 है तो 3 यहां रख देते हैं, 3 दूनी 6, 3y बराबर 12, y भी 2 आ गया। वैसे ऑप्शन से जितनी जल्दी हम चेक कर सकते हैं उतनी जल्दी खुद कर नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन से चेक करना सबसे बेस्ट है, ऐसा सवाल अगर पेपर में आए तो। बोलो समझ आई सबको बात या नहीं है? कोई ऐसा बच्चा रहेगा जिसको ना समझ आई हो? ऐसा सेम सवाल सीजीएल मेंस 2020 में आया। जो बच्चा इस सवाल का उत्तर सबसे जल्दी बताएगा उसको 10 रुपए मिलेंगे।
देखें मित्रों, ये सवाल थोड़ा सा अलग है। पता है ये क्या कह रहा है कि पहले तो तुम वो बिंदु निकालो जहां पे कट कर रहे हैं, फिर वो चेक करोगे वो बिंदु किस पे है। बड़ा मुश्किल है ये निकाल पाना ना, कोई बात नहीं हम निकालते हैं। देखो पहले तो इन इक्वेशनों को तमीज से लिख लेते हैं। जैसे इसको मैं क्या कर रहा हूं, सीधे 3 से गुणा कर रहा हूं, 3 से, तो 3 चौक 12x है इक्वेशन, प्लस y है बराबर 8 है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा कि इसको भी मैं 12x बनाऊं, इसको भी, तो इसको मैं 6 से कर रहा हूं डायरेक्ट। नहीं 6 से क्यों, 24 से करनी पड़ेगी, 24 से करनी पड़ेगी। 12x डायरेक्ट ही कर दी, नहीं तो दोबारा फिर पहले 4 से करता फिर 6 से करता। 12x 4 सिंह 24, 6 18y बराबर 24 पंजे 120 का आधा माइनस 60 होगा। होगा मैंने इसमें से इसको घटा दिया तो 17y बराबर माइनस 68, तो y कितना होगा, -4। y -4 होगा। y -4 अगर मैं यहाँ रख दूं तो 12 होगा, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 1। y यहाँ रखा तो x कितना आ गया 1। अब आप देखिए कि अगर x 1 है दोस्त, अगर x 1 है और y -4, तो ये देखते हैं कि सही है कि नहीं। पहले ऑप्शन में रखा है x1 3 + 4 7 - 7 0। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ए में अगर किसी को डाउट है तो बताओ। ऐसे बहुत सवाल पेपर में आए, सीजीएल में 2022 में आया सेम सवाल, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये जो सवाल मैं होमवर्क में देता हूं, अगर कोई बच्चा इन सवालों को होमवर्क में नहीं कर रहा है तो वो कुछ नहीं कर सकता, क्लियर समझ लेना। ठीक है, अगला पॉइंट समझा रहा हूं, यहां तक समझने के बाद अगला पॉइंट समझा रहा हूं। स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, एक रेखा का ढाल रूप क्या होता है। अभी हमने ये पढ़ा, अगर मैं इसकी जगह m रख दूं, m रख दूं तो m रख दिया, y1 आ गया। ये जो y1 है और mx1 है, इसको हम कांस्टेंट कह सकते हैं। तो ये रेखा का प्रवणता रूप होता है। ये याद रखना है, y बराबर mx प्लस c अगर किसी रेखा की समीकरण है, तो m यहाँ पे क्या होता है, स्लोप, c वैसे कांस्टेंट है। एक चीज और भी याद रख सकते हो कि अगर मैं इसकी समीकरण बनाऊं, आप आगे सीखोगे तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ऐसे। तो ये दूरी c होती है, ये दूरी c होती है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि c जो है वो y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। क्योंकि कई बार ये दे देता है सवाल पेपर में कि सी वाई अक्ष पर काटा गया अंतःखंड है। इंग्लिश में बोले तो ये कह सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे काटा गया क्या है, अंतःखंड है। इतनी सी बात लिख ली, समझ ली, जल्दी बताओ।
देखो उस रेखा का समीकरण क्या है जिसका y अक्ष पे अंतःकोण -3/4 है, यानी c बराबर -3/4 है। ठीक है, और x अक्ष के साथ कोण अगर 45 डिग्री बना रहा है तो स्लोप क्या होगी, tan 45 बराबर 1। तो इसकी समीकरण क्या आ जाएगी, y बराबर x -3/4, 4y बराबर 4x - 3। ये है ऑप्शन में किसी में 4x - 4y बराबर 3, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बोलो भाई। बहुत प्यारा सवाल है, जल्दी से उत्तर बताएंगे। लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू वाई एक्सिस, ये कह रहा था ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x बराबर a। ये कैसी बात कर रहा है। अब देखो ये कह रहा है कि x a के बराबर है हमेशा, यानी मैंने a दूरी चली है x पे, और मैं यहाँ भी a दूरी है, ये भी a दूरी है, यानी एक ऐसी रेखा बन रही है। ये रेखा हमेशा x बराबर a है क्योंकि ये दूरी a है। ठीक है, अब आपने पूछा कि ये है क्या, तो मैं क्या बता सकता हूं, आप मुझे देखकर बताइए। तो आप कहेंगे कि ये जो रेखा है x बराबर a, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। बोलो भाई, क्या इसे समझना मुश्किल था। इन्होंने कहा कि रेखा x बराबर a है, यानी x a है। तो आप देखो कि x a मतलब क्या है कि x पे a दूरी चली है, ये सब a a a a, तो ये एक ऐसी रेखा बन जाएगी जो y एक्सिस के पैरेलल है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। क्या ये ऐसी रेखा बनेगी जो 45 डिग्री का कोण बनाएगी, नहीं आएगा। ग्राफ अभी आगे भी समझाऊंगा मैं, ग्राफ अभी आगे भी समझाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को खत्म करें, जितना भी पेपर में पूछा जा रहा है वो सारी चीजें करें। ठीक है, तो अभी रात को 9 बजे क्लास है, 9 बजे क्लास में मिलते हैं। आज जो बचा हुआ अलजेब्रा की प्रैक्टिस थी वो खत्म करूंगा, और क्या करूंगा उसके बाद कुछ 20 एक सवाल नॉर्मल प्रैक्टिस कराऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।